Hello students, this is lecturer Sudha from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, welcome in the geography class. Today we will study the second chapter and the name of the chapter is The Origin and Evolution of the Earth. आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और उसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास. At first, we will know the main things. सबसे पहले हम लोग इन मुख्य बातों को देखेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे. क्या है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है The universe is very old, almost 13.8 billion years old. Huge cluster of galaxies comprise the universe. हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही पुराना है, लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है और इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं. यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है बहुत सारे गैलेक्सीज हैं. सेकंड क्या है, और अर्थ इज इन सोलर सिस्टम. इन सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड आवर अर्थ इज वन ऑफ देम. हमारा जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का एक अंग है और इस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जिनमें से हमारी पृथ्वी एक है. In universe there are many solar system and the cluster or congregation of solar system is called galaxy. यहाँ पर शुरू में मैंने बात की थी गैलेक्सी की, तो यहाँ पर बताया गया है कि गैलेक्सी क्या चीज है, किसे कहते हैं गैलेक्सी. क्या है गैलेक्सी? क्लस्टर और कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड गैलेक्सी. मतलब हमारी पृथ्वी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा करने से बनता है गैलेक्सी. मिल्की वे इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी. हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारी पृथ्वी है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. फिर देखते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी. And there are so many galaxies in our universe and their distance are so far. Their distance is measured by light year. तो उसी प्रकार से और भी दूसरे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, उसी प्रकार से दूसरी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी. आप लोग गूगल में अगर सर्च करेंगे नेम ऑफ गैलेक्सीज तो उसमें बहुत सारे गैलेक्सीज के नाम और उनके सुंदर पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे, तो आप सर्च करके देख लीजिएगा. और भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं. तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का सिर्फ मैंने यहाँ पर नाम लिया है. तो उस तरह से और भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं हमारे सौरमंडल या फिर हमारे ब्रह्मांड में. सौरमंडल का तो क्लस्टर कहलाता है गैलेक्सी. तो हमारे ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं जिनकी दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ही दूर दूर पर वो स्थित हैं और उनकी दूरी को नापा जाता है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष से. अब यहाँ पर पूछा जाता है कि व्हाट इज लाइट ईयर, किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं. तो एक साल में लाइट जितना दूर ट्रेवल कर पाता है उसे लाइट ईयर कहा जाता है. आई रिपीटेड, एक साल में लाइट जितना दूर ट्रेवल कर पाता है उसे लाइट ईयर कहा जाता है. तो अब तक में जितने भी थ्योरीज दिए गए हैं या साइंटिस्ट या जोग्राफर्स ने जितनी भी बातें कही, जितनी भी थ्योरीज दी हैं, उनमें सबसे अधिक लाइट के स्पीड को ही माना गया है. उससे ज्यादा तो अभी तक कोई भी चीज स्पीड नहीं नापा गया है. सिर्फ लाइट को ही सबसे ज्यादा स्पीड नापा गया है और माना गया है. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज. क्या है? Geographer doesn't have consensus over origin of Earth, but still many hypotheses have been put forward in order to satisfy the origin of Earth as well as our solar system. सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ, जो निर्माण हुआ, उसके बारे में बहुत सारे जोग्राफर्स ने अपना अपना थ्योरीज दिया है.
तो उन थ्योरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अर्ली थ्योरीज और दूसरा है मॉडर्न थ्योरीज में। अर्ली थ्योरीज में देखिए यहाँ पर है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास है, फिर है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, रिवर्स्ड नेबुलर थ्योरी है। तो these early theories has complex nature। अब ये complex nature के क्यों है? Because they are based on assumption। ये जो जितने भी पहले के थ्योरीज हैं वो माने गए हैं, जो जितने भी जोग्राफर्स लोगों ने जो भी विचार दिया गया वो मान करके दिया है, कोई प्रूफ नहीं दिया है। इसलिए ये सारे अर्ली थ्योरीज जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं। उसके बाद सबसे मॉडर्न थ्योरी जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को माना भी गया है और उसी के आधार पर माना गया है कि हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्ली थ्योरीज। थ्योरीज में हम लोग सबसे पहले देखते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। तो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कांट यहाँ पर एक नाम है, जोग्राफर का पूरा नाम है इमानुएल कांट। तो इमानुएल कांट ने पृथ्वी की रचना या पृथ्वी का निर्माण के बारे में अपना क्या हाइपोथेसिस दिया है, इसको हेडिंग दिया गया है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, और हिंदी में कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। याद रहे ये जो कांट यहाँ पर दिख रहा है नाम है, तो यहाँ पर देखिए कांट का जिन्होंने जो थ्योरी दिया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से क्या क्या थ्योरी उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया है Kant assumed that there was a primordial slowly rotating cloud of gas and matter comprised of very cold, solid and motionless particles. He further assumed that the particles began to collide against each other under their mutual gravitational attractions. This mutual attractions and collision between the particles generated random motion in the primordial matter. Due to collision, heat was generated and thus temperature of the primordial matter started rising and generated rotatory motion in the primordial matter. Thus, the original cold and motionless cloud of matter became in due course a vast hot nebula and started spinning around its axis. As the heat increased, the angular velocity or rotatory speed further increased. Thus, the rotatory speed became so fast that the centrifugal force exceeded the attractional or centripetal force. The nebula started spinning so rapidly that an irregular ring was separated from the middle part of the nebula, and the repetition of the same process, a system of concentric rings were separated from the nebula. Nebula remained as the sun, and irregularity of the rings caused the development of the cores for the formation of the corresponding planets। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कांट ने क्या थ्योरी दिया है, क्या हाइपोथेसिस दिया है, यहाँ पर एक एक करके लिखा हुआ है, लेकिन इसको केवल पढ़ देने से समझ में नहीं आएगा। इसको मैं आप लोगों को डायग्राम के साथ समझाती हूँ। देखिए डायग्राम किस तरह से दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था, Kant assumed that there was a primordial slowly rotating cloud of gas and matter comprised of very cold, solid and motionless particle। कांट ने बताया है कि सबसे पहले एक गैसों से भरा हुआ बादल था जिसमें सॉलिड कुछ छोटे छोटे कण भी मौजूद थे, जो जिसमें किसी प्रकार की कोई गति भी नहीं थी, बस ये कि ये बादल के रूप में था ब्रह्मांड में। उसके बाद क्या बताया है, he further assumed that the particles began to collide against each other under their mutual gravitational attraction। इसमें जो छोटे छोटे कण हैं वो बाद में धीरे धीरे उस अट्रैक्शन पावर आया, और अट्रैक्शन पावर आने के कारण उसमें
वो लोग एक दूसरे से चिपकने लगे। यहाँ पर डायग्राम बी में देखिए, यहाँ पर जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं किनारे किनारे में, इसमें अट्रैक्शन पावर आया और ये एक दूसरे से टकराने लगे। This mutual attractions and collisions between the particles generated random motion in the primordial matter। तो ये जो छोटे छोटे कण जब आपस में टकराने लगे समय बीतने के साथ साथ, तो इनमें जो टेम्परेचर नहीं था वो धीरे धीरे टेम्परेचर इनमें बढ़ने लगा और इनमें गति भी उत्पन्न हो गई। ड्यू टू collision, heat was generated and thus temperature of the primordial matter started rising and generated rotatory motion in the primordial matter। जब ये छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे तो इनमें गति भी उत्पन्न हो गई। यहाँ पर डायग्राम सी में देखिए, ये छोटे छोटे कण आपस में टकरा गए हैं और इनमें गति उत्पन्न हुई है। ये अपने एक्सिस पर गोल गोल ऐसे घूमने लगे, जिसके कारण इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लगा। Thus, the original cold and motionless cold of matter became in due course a vast hot nebula and started spinning around its axis। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि ये जो छोटे छोटे कण हैं, इस गैसों से भरे बादल में जो छोटे छोटे कण हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई गति भी नहीं थी और किसी प्रकार का कोई तापमान भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे, जिसके कारण इसमें गति भी उत्पन्न हो गई और इसमें तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये गोल गोल घूमने लगे। जैसे जैसे ये घूमने लगे, इनकी स्पीड भी काफी बढ़ने लगी। स्पीड कैसे बढ़ने लगी? जब ये कण आपस में टकराने लगे और तापमान काफी अधिक बढ़ने लगा, तो इसकी घूमने की गति भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। और ये जो बीच का भाग है, ये जो गैसों से भरा हुआ बीच का भाग है बादल का, वो एक हॉट नेबुला में कन्वर्ट हो गया और ये काफी तेजी से आपस में घूमने लगे। As the heat increased, the angular velocity or rotatory speed further increased. Thus, the rotatory speed became so fast that the centrifugal force exceeded the attractional or centripetal force। जब ये गोल गोल पूरी तरह से घूमने लगे हैं, तब एक हॉट नेबुला का निर्माण हो गया और फिर इनमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगा। यहाँ पर देखिए, इसे जब ये घूम रहा है गोल गोल, तो इसके बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है। इस तरह से बाहर की ओर भी फोर्स लग रहा है, विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर इस गैसों से भरे हुए बादल के अंदरूनी हिस्से पर जो अंदर की तरफ एक बल और लग रहा है। बाहर की तरफ तो बल लग ही रहा है, लेकिन साथ में अंदर की तरफ भी चारों दिशाओं से बल लग रहा है, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से बाहर की ओर भी बल लग रहा है और सेंटर की ओर भी बल लग रहा है। नेक्स्ट क्या है कि द नेबुला स्टार्टेड स्पिनिंग सो रैपिडली दैट एन इर्रेगुलर ring was separated from the middle part of the nebula, and the repetition of the same process, a system of concentric rings were separated from the nebula। अभी अभी जैसा मैंने बताया कि जब ये गोल गोल घूमने लगा, तो यहाँ पर डायग्राम डी में देखिए, इस तरह से बहुत ज्यादा स्पीड ये घूमने लगे हैं। ये कण जो पहले से मौजूद थे, छोटे छोटे कण, वो आपस में चिपक कर, ड्यू टू अट्रैक्शन पावर, आपस में चिपक कर थोड़े साइज में बड़े हो गए हैं और इनकी गति भी बहुत ज्यादा हो गई है। गति बहुत ज्यादा हो जाने से इनमें तापमान भी काफी अधिक बढ़ गया है और फिर तापमान बढ़ने से क्या होता है, इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसके कारण एक कंसेंट्रिक रिंग, यहाँ पर देखिए कंसेंट्रिक रिंग, ये जो अलग अलग पार्ट में ये जो रिंग डिवाइड हो गए हैं, विच आर कॉल्ड कंसेंट्रिक रिंग्स, ये कंसेंट्रिक रिंग्स में ये सेपरेट हो गए हैं और ये जो छोटे छोटे कण थे, ये आपस में चिपक करके कुछ बड़े, कुछ बहुत बड़े और कुछ काफी छोटे ऐसे स्फेरिकल शेप में अलग हो गए हैं और इस कंसेंट्रिक रिंग में ये चारों ओर घूमने लगे हैं। Nebula remained as the sun, and irregularity of the rings caused the development of the course for the formation of the corresponding planets। ये जो सेपरेट हो गए हैं रिंग, ऐसे गोल गोल घूमने के कारण कंसेंट्रिक रिंग में ये सेपरेट हो गए हैं, जिसमें ये छोटे छोटे कण भी अलग अलग शेप और अलग अलग शेप नहीं, अलग अलग साइज में, स्फेरिकल शेप में अलग हो गए हैं और ऐसे रिंग में घूमने लग गए हैं। यही बाद में
प्लैनेट्स बन गए हैं, जिसमें हमारा अर्थ भी एक है, बट रिमेन नेबुला बिकेम हॉट सन। जो नेबुला का बीच वाला भाग जो बच गया, यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाद में सूर्य बन गया, और उसके किनारे किनारे जो कण जो इस रिंग में घूमने लगे थे, वही बाद में ग्रह बन गए। और ये कहाँ से निकले? इसी बीच वाले भाग से ही निकले हैं, जो बाद में ग्रह बन गए और ब्रह्मांड के संपर्क में आकर के ये ठंडे हो गए। प्रारंभ में ये काफी गर्म थे, लेकिन बाद में ये ठंडे हो गए। तो इस तरह का हाइपोथेसिस दिया है इमानुएल कांट ने। लेकिन इमानुएल कांट ने जो ये हाइपोथेसिस तो दे दिया है, लेकिन इसमें कुछ एरर भी रह गए हैं। उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए जिनका जवाब इमानुएल कांट नहीं दे पाए हैं। तो उनसे जो पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है उनसे? इट वॉज वन ऑफ द बेसिक अज्यूम्पशन ऑफ कांट्स हाइपोथेसिस। कांट्स का जो ये हाइपोथेसिस है वो अज्यूम्पशन पर आधारित है। देयर वॉज प्राइमोर्डियल मैटर इन द यूनिवर्स, but he never explained the source of the origin of प्राइमोर्डियल मैटर। मैंने यहाँ पर बताया था कि एक गैसों से भरा हुआ बादल था, जिसमें यहाँ पर देख रहे छोटे छोटे कण पहले से मौजूद थे, जो सॉलिड थे। तो ये जो छोटे छोटे कण थे वो कहाँ से आए, इसके बारे में कांट ने कोई चर्चा नहीं किया है। Kant did not explain the source of energy of cause random motion of the particles of the primordial matter which were cold and motionless in the initial stage। कांट ने फर्दर बताया है कि ये जो छोटे छोटे कण थे, इसमें अट्रैक्शन पावर आया, और अट्रैक्शन पावर आने के कारण ये एक दूसरे से चिपकने लगे और इनमें गति भी उत्पन्न हो गई, ये गोल गोल घूमने लगे, और गोल गोल घूमने से फिर इनमें काफी हीट जनरेट हो गया, बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट हो गया। जबकि लो ये कहता है कि ऐसे छोटे छोटे कणों के आपस में टकराने से बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो ही नहीं सकता। तो ये उनका बात एरर निकला। फर्दर क्या कहा उन्होंने? द collision among the particles of the primordial matter can never generate rotating motion in it। अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे कणों के मिलने से इतना ज्यादा हीट जनरेट नहीं हो सकता है। और फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो नेबुला से जो रिंग सेपरेट हुए थे, उनमें 8 प्लैनेट्स या फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे 9 प्लैनेट्स, वो 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने? उससे ज्यादा भी बन सकते थे या फिर उससे कम भी बन सकते थे। ये जो छोटे छोटे कण थे वो 9 या फिर 8 स्फेरिकल पार्ट में डिवाइड हो गए और ऐसे रिंग में वो घूमने लगे। तो ये ज्यादा भी रिंग हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, या फिर जो प्लैनेट बने हैं वो ज्यादा भी बन सकते थे, कम भी बन सकते थे। तो इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है, आगे इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है कांट ने। सो इट इज एन एररनेस स्टेटमेंट ऑफ मैकेनिज्म। उनका जो स्टेटमेंट है उसमें काफी एरर हो गए, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रहे। दस कांट हाइपोथेसिस वाज कैंसल्ड। इसलिए इमानुएल कांट का ये जो हाइपोथेसिस है उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको माना नहीं गया, उनको अमान्य घोषित कर दिया गया। वही क्रिटिसिज्म है जो उनका किया गया, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को डायग्राम में समझा करके बताया, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।